रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है, उसमें कोई तरह का डिजीज नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हम रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है। लेकिन बस इतनी सी बात नहीं है। अगर बॉर्डर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमको इमोशनली भी और सोशली भी फिट होना पड़ेगा। अगर हम इमोशनली फिट है, सोशली फिट है, हमें कोई इमोशनल तनाव नहीं है और सोशली कोई दबाव नहीं है, तब हम मानेंगे कि हम रिप्रोडक्टिवली फिट है। देखो, या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। देखो, WHO ने एक लाइन कही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब एक टोटल वेलबींग होगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हर एस्पेक्ट में वो टोटल वेलबींग होगा। एक्सपेक्ट कौन कौन सा? वो फिजिकली फिट होना चाहिए। देखो, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली उसको कोई तनाव नहीं होना चाहिए, सोशली कोई दबाव नहीं होना चाहिए और बिहेवियरली कोई स्ट्रेस उसको नहीं होना चाहिए। तभी हम एक इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंसान बोलेंगे। अब चलो हम एक सोसाइटी लेते हैं। इस सोसाइटी में जो पीपल है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम कर रहा है, फिजिकली फिट है और फंक्शनली भी सही से काम कर रहा है। और क्या कर रहा है? ये नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन शो कर रहा है इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो इसको हम कलेक्टिवली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलते हैं। अगर एक सोसाइटी में जितना भी पीपल है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम कर रहा है, फिजिकली फिट है और क्या कर रहा है, सही से काम कर रहा है, फंक्शनली भी फिट है और वो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहा है इन ऑल बोथ बिहेवियरल एंड इमोशनल इंटरेक्शन कर रहा है इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो इसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे कि ये जो सोसाइटी है हमारा, ये क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। और ये एसेंशियल होता है। देखो, अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगा तो क्या करेगा, वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। अच्छे से काम कर पाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या था। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ था इसके बारे में उस समय इतना बात नहीं होता था। रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं होता था। लोगों में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था अबाउट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। मिसकंसेप्शन फैला हुआ था। तो इसको दूर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने चाहा कि इसके बारे में बात होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट में 1951 में इनिशिएट किया फैमिली प्लानिंग। 1951 में इनिशिएट किया फैमिली प्लानिंग। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग। ये बेसिकली प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है जिससे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेंड कर सकते हैं एट नेशनल लेवल। यहाँ पे देखो, करेंटली ये जो फैमिली प्लानिंग है ये ऑपरेशन में है अंडर नेम, इसका नया नाम देखोगे तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। करेंटली ये ऑपरेशन में है अंडर नेम RCH प्रोग्राम। अब देखो, RCH प्रोग्राम के अंदर क्या क्या मेजर स्टेप लिया गया वो हमें देखना है। जो पहला मेजर स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स और सोशल प्रॉब्लम्स। अब रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के प्रति हम जागरूकता कैसे फैलाएंगे, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखो, मास लेवल पे हम क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे। ऑडियो विजुअल मतलब प्रचार करेंगे, मीडिया से फिर न्यूज़पेपर से, मास लेवल पे या ऑडियो विजुअल से हम क्या करेंगे, मास लेवल पे इसका प्रचार करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। इसके बाद कम्युनिटी लेवल पे देखें तो पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब का रोल आ जाता है। ये सब क्या करेंगे, बातचीत करके अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। सोशल प्रॉब्लम क्या है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो बढ़ता जा रहा है उसके प्रति हम क्या करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद कुछ सोशल एविल्स, जो दुष्कर्म है जैसे कि सेक्स एब्यूज वगैरह, उसको क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अब देखो, स्कूल एक अच्छा जरिया है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूथ को और मिथ को या मिसकंसेप्शन, जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड मिसकंसेप्शन या मिथ है उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए क्या गया, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद देखो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया गया रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया गया। इसके बाद एडोलेसेंट के दौरान क्या क्या चेंजेस होता है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया गया। इसके बाद सेफ एंड सेक्सुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस। इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया गया जैसे कि एड्स। इसके बाद एडुकेट किया गया पीपल को, स्पेशली फर्टाइल कपल्स और पीपल जो मैरिजेबल एज ग्रुप में थे, अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में इनको बताया गया। फिर प्रेग्नेंट मदर का केयर कैसे करें, फिर डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड का केयर कैसे किया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है,
फिर मेल और फीमेल चाइल्ड इक्वल है और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये सब के बारे में क्या किया गया, फर्टाइल कपल्स को एडुकेट किया गया। तो आरसीएच प्रोग्राम के अंदर ये सब मेजर स्टेप था जो लिया गया। अब देखो आरसीएच प्रोग्राम के अंदर जो हम पढ़े, इतना सारा जो हमको काम करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, फिर सेक्स एडुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना है, इसके बाद कपल्स को एडुकेट करना है, फर्टाइल कपल्स को एडुकेट करना है। अब ये सब करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमको क्या चाहिए? हमको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेटर हॉस्पिटल्स चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, बेटर डॉक्टर चाहिए, मटेरियल सपोर्ट, बेटर मशीन चाहिए, बेटर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ताकि हम क्या करें, लोगों का सही से इलाज कर पाए, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड मैटर्स, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होता है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एबॉर्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, एसटीडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हम सही से मेडिकल असिस्टेंट लोगों को प्रोवाइड कर पाए, सही से मेडिकल असिस्टेंस दे पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा हॉस्पिटल्स अच्छा होना चाहिए, हमारे पास मशीन्स अच्छे होने चाहिए, हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें बेटर टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए टाइमली, टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, बेटर स्ट्रेटजीज और न्यू टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब टीकाकरण, चाइल्ड टीकाकरण को हमें क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ऐसा एमनियोसिंथेसिस जो फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए हो रहा है उसको बैन कर देना चाहिए लीगली। देखो होता क्या है, फीटस के ऊपर एक एमनियोन का लेयर होता है और इसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल होता है और कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। कब बाहर निकालेंगे, ड्यूरिंग 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस समय क्या होता है, फीटस एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आते रहता है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाले, इस पे कैरियोटाइपिंग किए, कैरियोटाइपिंग से क्या हुआ, क्रोमोसोम एनालिसिस करते हैं। क्रोमोसोम एनालिसिस से हमें क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि नाइल-पेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसका पता चल जाता है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस समय बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, देखो इससे फीटस का सेक्स भी पता चल जाता है, फीटस मेल है या फीमेल ये भी पता चल जाता है। तो लोग इसका क्या करते थे, मिसयूज करने लगे थे। लोग इसको सेक्स डिटरमाइन में, इस मेथड को, इस एमनियोसिंथेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज करने लगे थे। और फिर अगर फीमेल चाइल्ड पाया जाता था तो उसको अबॉर्ट कर देते थे, भ्रूण हत्या करते थे, फीमेल फिटिसाइड करते थे। तो इसको क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अब इतना सारा काम जो किए, इतना सारा मेजर स्टेप लिए, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करवाए, इसका रिजल्ट या आउटकम क्या निकला। देखो बहुत सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च को सपोर्ट करने लगे, रिसर्च को सपोर्ट दिए, रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इसका एक एग्जांपल है सहेली। ये सहेली क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, इसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। और क्या हुआ, अवेयरनेस बढ़ गया अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी इंक्रीज हो गया, पोस्टनेटल केयर इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों ही डिक्रीज कर गया। और क्या हुआ, कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज का नंबर बढ़ गया, एसटीडी का बेटर डिटेक्शन और क्योर होने लगा। और क्या हुआ, ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गया। अब इसका पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें पढ़ना है। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 1900 में 1 बिलियन था वो 2000 में हो गया 6 बिलियन और 2011 में 7.2 बिलियन को क्रॉस कर गया। इंडिया का पॉपुलेशन जो 1947 में इंडिपेंडेंस के समय था 350 मिलियन, ये 2000 में हो गया 1 बिलियन और 2011 में 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गया। इसका मतलब क्या, हर छठवां इंसान वर्ल्ड में, हर छठवां इंसान क्या है, एक इंडियन है। एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। अब देखो इतना जो पॉपुलेशन बढ़ा उसका प्रोबेबल रीजन क्या क्या हो सकता है। एक तो मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव कर गया, लोगों का जो लिविंग कंडीशन है वो बेटर हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया, डेथ रेट, बोथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया। और क्या, पीपल जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में था उनका नंबर बढ़ गया। ये सब प्रोबेबल रीजन हो सकता है, ये सब प्रोबेबल रीजन है जिसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन इतना ज्यादा ग्रो कर गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या नेसेसरी स्टेप लिया वो हमें देखना है। गवर्नमेंट मोटिवेट करना स्टार्ट किया कपल्स को फॉर स्मॉल फैमिलीज यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड। फिर एडवर्टाइजमेंट किया मीडिया का यूज करके, पोस्टर बिल्स का यूज करके, कैसे छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, विद स्लोगन हम दो हमारे दो। जो अर्बन वर्किंग पीपल थे उन्होंने ए चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर लिया। और क्या क्या, मैरिज एज को बढ़ा दिया, मेल के लिए कर दिया गया 21 ईयर्स और फीमेल के लिए कर दिया गया 18 ईयर्स।
इंसेंटिव दिया गया कपल्स को जिसका छोटा फैमिली था, इंसेंटिव गिवन टू कपल्स हैविंग स्मॉल फैमिलीज। फिर एक डेट याद रखना है आपको, जुलाई 11। ये जुलाई 11 क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? मेथड जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो हमें बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ना है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड, फिर बेरियर मेथड, आईयूडी, फिर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, फिर सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड, उसके बाद पोस्ट कॉइटल या इमरजेंसी मेथड। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मतलब आसानी से यूज कर सके, जिसको हम आसानी से यूज कर सके, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव होना चाहिए मतलब काम आए, ऐसा ना हो कि हम इसको यूज करें लेकिन ये कोई काम ही ना आए। इसके बाद रीजनेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इसके बाद रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जब तक प्रेगनेंसी हमें रोकना है तब तक हम इसका यूज करके इनफर्टाइल बन सकते हैं, इसके बाद हम सिंपली क्या है? फर्टाइल है। इसके बाद इसका लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद ये कोई भी तरह का इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल एक्ट में। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए। तो आज आते हैं हम पहला कंट्रासेप्टिव मेथड, ट्रेडिशनल मेथड पे। इसमें हम क्या करते हैं? स्पर्म और ओवम का फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं नेचुरली। देखो इसमें हमें 3 मेथड पढ़ना है। एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, फिर विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्ट्स और लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। देखो पहला मेथड है हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदमिक मेथड, या इसी को हम बोलते हैं कैलेंडर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? कोइटस से एब्स्टेन करते हैं ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? हम जानते हैं कि 14th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे पे ओवुलेशन होता है। तो 10 से लेकर 17th डे जो है इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस दिन ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है। इसका फेलियर चांसेस हाई होता है क्योंकि प्रेगनेंसी रिपोर्ट हुआ है ऑन एवरी डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हम ओवुलेशन का डे कैसे पता करें? तो देखो हमारे पास 2 मेथड है। एक है बेसल बॉडी टेम्परेचर, जो फीमेल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। इसके बाद बिलिंग मेथड या सर्विकल मुकस मेथड। सर्विकल मुकस मेथड में क्या होता है? जो सर्विकल मुकस है वो क्या होता है? इलास्टिक, थिन और स्लिपरी हो जाता है ड्यूरिंग द डे ऑफ ओवुलेशन। नेक्स्ट मेथड है विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं? पेनिस को वेजाइना से निकाल लेते हैं जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। ये क्या करता है? प्रिवेंट कर देता है इंसेमिनेशन। इसका भी फेलियर चांसेस देखो हाई होता है। क्यों? रीजन क्या है इसका? देखो पहले तो सेल्फ कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता, और दूसरा प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी स्पर्म रहता है। अब अगला मेथड देखो, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन प्रोसेस है जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है फॉलोइंग पार्चुरेशन। और एमेनोरिया क्या होता है? स्टॉपिंग ऑफ या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हम एमेनोरिया बोलते हैं। जनरली जब वीमेन लैक्टेशन पीरियड में होती है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। कारण क्या है? जब वीमेन लैक्टेशन पीरियड में होती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? सप्रेस कर देता है गोनेडोट्रोपिन को। एलएच और एफएसएच को क्या करता है? सप्रेस कर देता है। अब एलएच सप्रेस हो गया तो ये क्या करेगा? ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देगा। और एफएसएच सप्रेस हो गया मतलब क्या हो? फॉलिकल नहीं बना। फॉलिकल नहीं बना तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा। एस्ट्रोजन नहीं निकला तो यूटेरस लाइनिंग पे एस्ट्रोजन नहीं जाएगा। यूटेरस लाइनिंग पे एस्ट्रोजन नहीं गया तो यूटेरस का लाइनिंग, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है थिक नहीं होगा। थिक नहीं हुआ तो शेडिंग होगा ही नहीं, मतलब क्या हुआ? कोई मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो इसका वैलिडिटी जो होता है, इसका वैलिडिटी जो होता है वो सिर्फ 6 मंथ का ही होता है, 6 मंथ का ही होता है। इसके बाद नेचुरली प्रोलैक्टिन धीरे धीरे कम होने लगता है और गोनेडोट्रोपिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वापस से ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। देखो इसका फेलियर चांसेस देखो तो ये भी हाई होगा। रीजन क्या है? ये तभी वैलिड होगा जब इंटेंस या एक्सक्लूसिव लैक्टेशन चल रहा है। लेकिन क्या होता है? 2-2.5 महीने के बाद बेबी को बाहर का फूड थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल घट जाता है और गोनेडोट्रोपिन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड में हम आर्टिफिशियल कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं किए तो इसका लीस्ट साइड इफेक्ट होता है। इसलिए इसका क्या होगा? लीस्ट साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ये एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। अब बेरियर मेथड में क्या करते हैं? स्पर्म और ओवा का मीटिंग को रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल बेरियर। इसमें हमें कॉन्डम्स के बारे में पढ़ना है और डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो कॉन्डम्स, ये लेटेक्स शीट या रबर का बना होगा, सेल्फ इंसर्टेबल है मतलब इसको खुद इंसर्ट कर सकते हैं, और डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल मतलब इसका वन टाइम ही यूज कर सकते हैं। ये एसटीडी को प्रिवेंट कर सकता है।
मेल में ये पेनिस को कवर करके रखता है ड्यूरिंग कोइटस और सीमेन को कलेक्ट करता है। पॉपुलर ब्रांड है निरोध। इसके बाद फीमेल में देखो, फीमेल कॉन्डम्स को हम फेमिडोम्स बोलते हैं। ये सर्विक्स को कवर करके रखता है ड्यूरिंग कोइटस और कलेक्ट करता है सीमेन को। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड बॉल्स, ये रबर का बना होता है और रीयूजेबल होता है। डम शेप्ड का होगा, जनरली इसको फीमेल यूज करती है। ये क्या करता है, सर्विक्स को कवर कर देता है ड्यूरिंग कोइटस। इसका एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम इसको स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स के साथ यूज करते हैं तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये जो स्पर्मिसिडल क्रीम्स है या जेलीज है या फोम्स है, ये स्पर्मिसिडल प्रॉपर्टी का होता है। मतलब क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। नेक्स्ट है आईयूडी। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ये फीमेल यूज करती है। देखो ये खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते, ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज इसको इंसर्ट करते हैं। कहाँ इंसर्ट करते हैं, फीमेल का यूटेरस में थ्रू वेजाइना। ये इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। इससे हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को डिले करते हैं या फिर स्पेस क्रिएट करते हैं बिटवीन टू चिल्ड्रन। हमें 3 टाइप्स ऑफ आईयूडी पढ़ना है। पहले है नॉन मेडिएटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। देखो ये जो नॉन मेडिएटेड आईयूडी है, इसका एक एग्जांपल है लिपेस लूप। ये क्या करता है, स्पर्म को खा जाता है। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को क्या करता है, खा जाता है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये क्या करता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोजेस करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन यूटेरस पे नहीं होके फैलोपियन ट्यूब में हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको हम क्या करते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में बेबी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए तो फैलोपियन ट्यूब क्या होगा, फट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम अबॉर्ट कर देते हैं। आजकल हम ये नॉन मेडिएटेड आईयूडी यूज नहीं करते हैं। इसके बाद देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इसका एग्जांपल है CUT, CU7, मल्टीलोड 375। होता क्या है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट यूटेरस में के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। इसमें देखो 2 वायर होता है जो कॉपर रिलीज करता है। ये कॉपर जो रिलीज करता है, ये कॉपर क्या करता है, सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी को और स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देता है, सप्रेस कर देता है। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, देखो इसका भी 2 एग्जांपल है हमारे पास, एक प्रोजेस्टासर्ट और एक LNG-20। इसको लेवेनोर गैस्ट्रल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज करने से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है वो इतना ज़्यादा थिक हो जाता है कि उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता। इसलिए क्या करता है, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग इतना ज़्यादा थिक कर देता है कि उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। मतलब इम्प्लांटेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और क्या करता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है टू द स्पर्म। अब आ जाओ ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ पे बेसिकली हम पिल यूज करते हैं। देखो 2 तरीके का पिल होता है, एक को बोलते हैं मिनी या ओनली पिल और एक को बोलते हैं कॉम्बिनेशन पिल। मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट रहता है और कॉम्बिनेशन पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों प्रेजेंट रहता है। इसका अगर हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देगा, एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल बना देगा और सर्विकल मुकस को क्या करता है, थिक और ड्राई बना देता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म का एंट्री ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है माला डी एंड माला एन। देखो ये क्या होता है, 21 डेज पिल है। मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद हर एक दिन इस पिल को लेना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, देखो ये मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप नहीं करता, याद रखना है, मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप नहीं करता, ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देगा और क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अनसूटेबल बना देगा, लेकिन मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप नहीं करता। आजकल तो 28 डेज पिल यूज होता है। बेसिकली होता क्या था, जब ये 21 डेज का पिल एक दिन लेना पड़ता था तो वीमेन भूल जाती थी कई बार। इसलिए आजकल क्या कर दिया गया, 28 डेज का पिल बना दिया गया, जिसमें 21 डेज हार्मोन का पिल लिया जाता है और 7 डेज आयरन पिल लिया जाता है, जिससे कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है। अब एक पिल के बारे में पढ़ना है, सहेली। इसको इंडिया ने ही डेवलप किया है। इंडिया में CDRI ने इसको डेवलप किया है। CDRI क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखो एक नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉयडल कौन से वीक पिल है। इसको वीक में एक ही बार लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होता या कोई स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व नहीं होता। इसका लीस्ट साइड इफेक्ट होता है, इसका एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होता है। बेसिकली होता क्या है, जो यूटेरस पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर है उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब एस्ट्रोजन रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया तो एस्ट्रोजन आके उससे जुड़ेगा नहीं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से एस्ट्रोजन आके नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ा तो थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक नहीं होगा, थिक नहीं हुआ तो पतला ही रह जाता है, पतला रह जाता है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, प्रिवेंट कर देता है इम्प्लांटेशन को। याद रखना है ये ओवुलेशन को कोई इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है।
अब देखो, एक ऐसा भी पिल है जो मेल यूज करता है, इसको गॉसिपोल बोलते हैं। ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल में क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है डिपो प्रोवेरा। इसका वैलिडिटी पीरियड देखो तो 3 मंथ्स तक इफेक्टिव होता है। ये जो इंजेक्शन है ये 3 मंथ तक इफेक्टिव होता है। इसके बाद देखो इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में क्या करते हैं, हॉर्मोन्स का कैप्सूल को इम्प्लांट किया जाता है अंडर स्किन। स्किन के अंदर हॉर्मोन्स का कैप्सूल को इम्प्लांट किया जाता है। इसका इफेक्टिव पीरियड जो होगा समवॉट लॉन्गर होगा। देखो नॉरप्लांट में 6 कैप्सूल को इम्प्लांट किया जाता है और इसका वैलिडिटी होता है 5 ईयर्स का। इम्प्लेनॉन में 1 कैप्सूल को इम्प्लांट किया जाता है और इसका वैलिडिटी होता है 3 ईयर्स का। अब देखो पोस्ट कोइटल मेथड, इमरजेंसी मेथड या मॉर्निंग आफ्टर पिल, ये कोइटस के बाद यूज किया जाता है। इसमें हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल या आईयूडी को यूज करते हैं, लेकिन याद रखना है ये तभी इफेक्टिव होगा जब कोइटस का 72 आवर्स के अंदर अंदर इसको लिया जाए। उसके बाद RU486 ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को, यूटेरस में जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक कर दिया तो यूटेरस में थिकनेस नहीं होगा, थिकनेस नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो हम पिल यूज कर रहे हैं आजकल वो मार्केट में जो पिल है किस नाम से है, आई पिल अनवांटेड 72, इस नाम से मार्केट में क्या है, पिल अवेलेबल है। अब देखो सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन मेथड या टर्मिनल मेथड या परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। याद रखना है ये गैमेटोजेनेसिस को कोई इफेक्ट नहीं करता। ये क्या करता है, गैमेट ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। मेल में क्या किया जाता है, मेल में वाज डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वजेक्टोमी। फीमेल में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। याद रखना है कि दोनों में से कोई एक ही पेरेंट इस मेथड को अप्लाई करता है। ये देखो तभी सजेस्टेड है जब फैमिली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, इसका पुअर रिवर्सिबिलिटी होता है। पुअर रिवर्सिबिलिटी का मतलब हम वापस इसको ठीक नहीं कर सकते। देखो हम क्या करते हैं, अगर फैलोपियन ट्यूब को जोड़ भी दे, अगर हम फैलोपियन ट्यूब को या फिर वाज डिफरेंस को वापस जोड़ भी दे ये, लेकिन ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। अब एक प्रोसेस है कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, टेस्टिस को निकाल देना। टेस्टिस को सर्जिकली निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कास्ट्रेशन। याद रखना है ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। कारण क्या है, ये पर्सन का सेक्सुअल एक्ट को ही खत्म कर देता है। पर्सन का सेक्सुअल एक्ट का डिजायर को ही क्या करता है, खत्म कर देता है। पर्सन में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या क्या इल इफेक्ट है वो हमको देखना है। देखो नोजिया हो सकता है, या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या ब्लीडिंग हो सकता है, या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है। सीवियर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। इसलिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अप्लाई करने से पहले डॉक्टर का सजेशन लेना जरूरी है। अब देखो एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको हम इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। जब हम अपनी मर्जी से बेबी को उसका फुल टर्म होने से पहले अबॉर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमटीपी या इंड्यूस एबॉर्शन। अब देखो एनुअली 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होता है। ये 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव प्रेगनेंसी है। अगर 100 प्रेगनेंसी हो रहा है तो उसमें से 20 क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है। अब देखो एमटीपी को लीगलाइज करना है या नहीं करना, ये एक डिबेटेबल इश्यूज था फॉर मेनी कंट्रीज। 1971 में इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन से इंडिया ने 1971 में इसको लीगलाइज किया ताकि इसका मिसयूज ना हो। अब देखो 1971 में जो एमटीपी को लीगलाइज किया गया था, क्या क्या स्ट्रिक्ट कंडीशन था, क्या क्या कंडीशन था जिसमें एमटीपी को परफॉर्म किया जा सकता था। देखो पहले प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हुआ है। अगर प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हुआ है तो एमटीपी परफॉर्म कर सकते थे। या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो गया, या फिर हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए वो इफेक्टिव नहीं था, तब क्या होगा, एमटीपी हम परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर रेप के कारण प्रेगनेंसी हुआ है तब एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से मदर या चाइल्ड का लाइफ को रिस्क है तब हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। अब देखो लीगल लिमिट उस समय क्या था, लीगल लिमिट जो था एमटीपी का वो था 20 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब 12 वीक्स में एमटीपी क्या होता है, सेफ होता है। और एक
आरएमपी का ऑथराइजेशन से ही उस समय हम एमटीपी कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक आरएमपी का ऑथराइजेशन से ही हम एमटीपी कर सकते हैं। 12 से 20 वीक्स में एमटीपी क्वाइट रिस्की होता है और इस समय हमें 2 आरएमपी का ऑथराइजेशन लगता है फॉर इंड्यूस एबॉर्शन या फॉर एमटीपी। अब देखो आरएमपी है क्या। आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या किया गया, एमटीपी का जो लीगल लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया। 20 वीक से इसको 24 वीक्स कर दिया गया कुछ सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड पे। कुछ सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड पे क्या क्या ग्राउंड था, अगर रेप सर्वाइवर है तब 24 वीक्स तक हम एमटीपी कर सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से मदर का लाइफ को रिस्क है तभी भी हम एमटीपी 24 वीक्स तक कर सकते हैं, या फिर चाइल्ड जो पैदा होने वाला है उसको रिस्क है कि वो क्या मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होगा, ठीक है, तभी भी हम एमटीपी कर सकते हैं। याद रखना है अब लिमिट क्या हो गया, बढ़ गया है, 24 वीक्स का लिमिट हो गया है। अब 12 वीक्स तक अगर एमटीपी परफॉर्म करना है तो एक आरएमपी का ऑथराइजेशन चाहिए, और 12 से 24 वीक्स तक अगर हमें एमटीपी करना है तो 2 आरएमपी का हमें ऑथराइजेशन चाहिए। अच्छा, ये अमेंडमेंट करने का रीजन क्या था? क्या करना था, इलीगल एबॉर्शन को कम करना था ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्बिडिटी दोनों कम हो जाए। देखो हो क्या रहा था ना, एमटीपी का मिसयूज हो रहा था फीमेल फिटिसाइड करने के लिए। एमटीपी का क्या हो रहा था, मिसयूज हो रहा था, लोग इससे फीमेल फिटिसाइड कर रहे थे। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है, आपको बताया था, एमनियोसिंथेसिस। लोग क्या करते थे, एमनियोसिंथेसिस से सेक्स को डिटरमाइन कर लेते थे, फिटस का सेक्स को डिटरमाइन कर लेते थे, और अगर वो फीमेल होती थी तो उसको अबॉर्ट कर देते थे। इसी को हम बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। और ज्यादातर एमटीपी अनक्वालिफाइड लोग करते थे, जिसके कारण विमेन को क्या होता था, मॉर्बिडिटी, डिजीज हो जाता था। अब देखो एसटीडी, वीडी, एसटीआई या आरटीआई, सबका फुल फॉर्म याद रखना है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वीडी का मतलब वेनेरियल डिजीजेस, एसटीआई का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, आरटीआई का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो ये बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, वायरल हो सकता है, या फिर प्रोटोजोन डिजीज हो सकता है। एसटीडी में, बैक्टीरियल डिजीज में हमें 3 डिजीज पढ़ना है, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस और सिफिलिस। देखो गोनोरिया जो है इसको बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरिया कोजेस करता है। इसके बाद इसमें सिम्टम देखो, इसमें क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा मेल में, और क्या होगा, पिनाइल डिस्चार्ज होगा। फीमेल में एब्डोमिनल पेन होता है और वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। क्लेमाइडियासिस में देखो, इसका जो बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इसका जो सिम्टम होगा वो सेम होगा एज गोनोरिया। जो गोनोरिया का सिम्टम है इसका भी सिम्टम वैसा ही होगा। इसके बाद सिफिलिस का बैक्टीरिया देखो, ट्रोपोनेमा पैलिडम, ये मेल में कैंकर कोजेस करता है पेनिस में, फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स में कैंकर कोजेस करता है। कैंकर का मतलब होता है पेनलेस अल्सर। वायरल डिजीजेस में एड्स, जीनाइटल हर्ब्स, जीनाइटल वर्ड्स और हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे देखो एड्स का फुल फॉर्म जानते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको जो वायरस कॉजेस करता है इसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है जिसके कारण दूसरा बीमारी हो सकता है जैसे कि टीबी। अब देखो जीनाइटल हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस 2। इसमें क्या होता है, पेनफुल ब्लिस्टर बन जाता है, कहाँ पे, जिनाइटल रीजन में, थाई में और बटक रीजन में। इसके बाद जिनाइटल वर्ड्स देखो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसमें वर्ड्स बनता है कहाँ पे, जिनाइटल और एनल रीजन में। हेपेटाइटिस बी वायरस कॉजेस करता है। यहाँ पे देखो चिल होता है, ठंड लगता है, हेडेक होता है, मलेस मतलब डिस्कम्फर्ट होता है, और जॉन्डिस जैसा सिम्टम रहता है। अब प्रोटोजोन डिजीजेस में हमें एक ही डिजीज पढ़ना है, ट्रैकोमोनियासिस। प्रोटोजोआ देखो इसका ट्रैकोमोनास वेजिनलिस, ये फीमेल में क्या करता है, वेजिनल डिस्चार्ज करता है। अब देखो अगर किसी को एसटीडी हुआ है तो क्या क्या सिम्टम आएगा, तो पहले देखो थोड़ा बहुत सिम्टम आता है और बाद में एक्सट्रीम सिम्टम आता है। पहले क्या क्या सिम्टम आएगा, तो ईचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, और जेनिटल रीजन में स्वेलिंग हो सकता है। बाद में देखो पीआईडी हो सकता है। पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है।
देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हो जाए तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो हो सकता है। इनफर्टिलिटी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है। अब पीआईडी में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, तो फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, एब्डोमिनल कैविटी और ओवेरीज में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, गोनोरिया और क्लैमाइडियासिस के कारण होता है। एसटीडी जो है वो ज्यादा प्रिवलेंट है 15 to 24 एज ग्रुप में। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो, सेक्सुअल कांटेक्ट से, नीडल, इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंजेस यूज करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मदर से फिटस तक। इसके बाद देखो इसका प्रिवेंशन कैसे करें। सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करें विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। उसके बाद डिस्पोज नीडल और सिरिंजेस आफ्टर यूज। इसके बाद क्या करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को चेक करना चाहिए। उसके बाद कॉन्डम्स को यूज करना चाहिए ड्यूरिंग कोइटस। और क्या करना चाहिए, अगर कोई डाउट हो तो कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। अब एसटीडी जो है वो क्यूरेबल है अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। देखो, जेनरल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स ये नॉन क्यूरेबल है। इनफर्टिलिटी, देखो, इनफर्टिलिटी एक कंडीशन है जिसमें कपल्स बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी कपल्स बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अगर इसको हम ठीक नहीं कर पाते तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एआरटी के लिए। एआरटी क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये क्या है, टेक्निक्स जिससे क्या कर सकते हैं, जिस कपल को बेबी नहीं है वो बेबी ले सकते हैं। अब एआरटी में पहले दो टर्म याद रखो, एक है इन विट्रो और एक है इन विवो। इन विट्रो में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं, सेल फ्री सिस्टम में करते हैं। इन विवो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। अब देखो, पहला टेक्निक है एम्ब्रायो ट्रांसफर। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हस्बैंड या मेल डोनर से स्पर्म को निकालते हैं और वाइफ या हेल्दी फीमेल डोनर से क्या करते हैं, ओवम को निकालते हैं और दोनों को विट्रो में सेल फ्री सिस्टम में फ्यूज करवाते हैं। फ्यूज करवाने के बाद ये क्या बनता है, जायगोट। अगर जायगोट 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर जायगोट 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, अगर जायगोट में 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो इसको हम यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं आईयूटी, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। अगला टेक्निक है हमारा गिफ्ट। गिफ्ट को क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई फीमेल है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए और बेबी का फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो क्या करते हैं, हम एक दूसरा फीमेल से ओवम को निकालते हैं और इस वाले फीमेल का फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा। मतलब यहाँ पे इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। अगला जो टेक्निक है इक्सी क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, मान लो हमारा कोई मेल है, उसका स्पर्म जो है वो लो काउंट का है, मतलब उसको ओलिगोस्पर्मिया है, या फिर वो उसका जो स्पर्म है वो लो मोटिलिटी का है, मतलब उसको एस्थेनोस्पर्मिया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, स्पर्म को बाहर निकालते हैं, स्पर्म पे कुछ प्रोसेस वगैरह करते हैं, ओवा को बाहर निकालते हैं और इंजेक्शन से स्पर्म को ओवा का साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बॉडी के बाहर हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ। अगला टेक्निक है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें देखो, मेल का जो स्पर्म है या तो लो काउंट का है या फिर कुछ अलग कंडीशन है जिसके वजह से मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, स्पर्म को बाहर निकालते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियली उसको वेजाइना में इंसेमिनेट करवाते हैं या फिर यूटेरस में इंसेमिनेट करवाते हैं। अगर यूटेरस में इंसेमिनेट करवाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। अच्छा, इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा या इनसाइड द बॉडी होगा? तो याद रखना है, देखो स्पर्म को हम क्या किए, इंसेमिनेट करवाएं, स्पर्म आगे जाके फ्यूज करेगा ओवम से, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो याद रखना है, इस केस में फर्टिलाइजेशन जो होगा इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब हमें एआरटी का लिमिटेशंस पढ़ना है। एआरटी देखो करने के लिए हाई प्रिसिशन चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल चाहिए।
इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, मशीन्स वगैरह जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये फ्यू सेंटर्स पे ही अवेलेबल है। ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए ही क्या है अफोर्डेबल है। इसके बाद इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स हमें क्या करता है, रोकता है ये सब मेथड यूज करने से। अब देखो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे अनाथ हैं जो मैच्योरिटी तक सर्वाइव नहीं करते, इसलिए चाइल्ड एडॉप्शन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू हैव चिल्ड्रन। हमारा जो लॉ है वो हमें परमिशन देता है लीगल एडॉप्शन के लिए।